ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन ऑर्डर पढ़ते ही दिल कहता है कुछ गलत हुआ है। अब यह सवाल है कि अपील करें, रिवीजन में जाएं या फिर सीधे रिट पिटीशन फाइल करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, गलत रेमेडी चुनी तो मजबूत केस भी खत्म हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं सेक्शंस और आर्टिकल्स के साथ पूरी कंफ्यूजन को खत्म कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आपको लीगल नॉलेज होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गलत ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहली बात है, गलत ऑर्डर की जो लीगल डिफिनेशन है तो वो उसको समझना जरूरी है। हर एडवर्स ऑर्डर गलत नहीं होता। हमको हमारे खिलाफ जो भी ऑर्डर आते हैं वो हमको गलत ही लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सही मानते हैं और एक तरह से ठीक है, मान भी सकते हैं, मानना भी चाहिए। तो ऑर्डर के खिलाफ आपको जाना है तो आपको पहले समझना होगा कि लीगल डिफिनेशन क्या है गलत ऑर्डर की। ऑर्डर जो है वो कानूनी रूप से गलत तब माना जाएगा जब बिना सुनवाई के ऑर्डर पास हो गया हो, एविडेंस को इग्नोर किया गया हो या ऐसे एविडेंस को एडमिसिबल किया गया हो जो कि नॉन एडमिसिबल था और उस पर भरोसा और आधार बनाते हुए जो है फैसला दे दिया गया, या गलत धारा लगाई गई हो जो उसमें नहीं यूज हो सकती थी, उन धाराओं का यूज किया गया हो, या फिर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ऑर्डर दिया गया हो, यानी जुरिडिक्शन के बाहर ऑर्डर दिया गया हो। तो ये कुछ ग्राउंड है जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर गलत है या नहीं। ऑर्डर गलत वही है जिसमें कानून, प्रक्रिया या सबूत तीनों में से किसी एक में भी गंभीर चूक हो या चूक हो माइनर भी हो, ठीक है, वो ऑर्डर गलत समझा जाएगा। अब सबसे पहला आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको कैसे जाना है। सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग जाना है। पहले आप सारी चीजें समझिए। अगर आप लोअर कोर्ट में आप कोई केस में जूझे हुए हैं और उसमें आपके खिलाफ ऑर्डर आ जाता है तो आपको पहले क्या करना है, फिर सेकंड क्या करना है, तो उसके बाद क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला जाते हैं अपील। सेक्शन वाइज में आपको बताऊंगा अपील क्या है। अपील यानी पुनर्याचिका, ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देना। मसलन आपको जूनियर डिवीजन के जज के यहाँ से फैसला दे दिया गया या मजिस्ट्रेट के यहाँ से फैसला दे दिया गया, तो आप उसको जो है आप ऊपरी अदालत जो उससे ऊपर होगा उस पे आप चुनौती दे सकते हैं। इसे अपील कहते हैं, यानी लोकल कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को हायर कोर्ट में चुनौती देना, ये अपील है। अब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अपील से जुड़े मुख्य सेक्शन कौन से हैं? बीएनएसएस की धारा 413 से 428। पहला कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि, जब कोर्ट किसी को अपराधी घोषित कर देता है। दूसरा एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति, जब कोर्ट किसी को आरोपों से बरी कर देता है यानी आजाद कर देता है। तीसरा सेंटेंस यानी दंडादेश यानी सजा, कोर्ट के द्वारा दी गई सजा जैसे जेल या जुर्माना, इनके खिलाफ अपील, ठीक है, इनके खिलाफ अपील का आपको ये सेक्शन आपको भेज देते हैं धारा बीएनएसएस की 413 से 428 के अंदर। कन्विक्शन, एक्विटल, सेंटेंसेस के खिलाफ अपील में आप जा सकते हैं। फैक्ट प्लस लॉ दोनों पर सुनवाई होगी, ठीक है। बीएनएसएस की धारा 418 केवल सजा की मात्रा पर अपील, ठीक है, केवल सजा की मात्रा पर अपील। जैसे मान लीजिए सजा इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ये एक सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है इसके ऊपर, अभी मैं आगे इस पे बात करूंगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं उनकी बारे में बात कर लेता हूं, उसकी ग्राउंड पे क्या अपील हो सकती है। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का उल्लंघन। 133 में सिविल मैटर्स के लिए अपील। आर्टिकल 134 में क्रिमिनल मैटर्स के लिए अपील, ठीक है। ये तीनों सेक्शंस आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेस पे अपील होनी, कि सिविल मैटर्स पे अपील होनी, कि क्रिमिनल मैटर्स पे अपील होनी है। 132, 33 और 34, ठीक है। अब अपील कब करें? फाइनल जजमेंट हो गया, एविडेंस गलत तरीके से अप्रिशिएट कर दिया गया। अप्रिशिएट का मतलब उस पर भरोसा जता करके जो आधार बनाया गया वो गलत तरीके से उसको बना दिया गया आधार, और उसके आधार पर फैसला दे दिया गया। तो कानून अपील की अनुमति देता है, ठीक है। जहां पूरा मामला दोबारा सुना जाना हो, मतलब की अपील, इसका क्रक्स है ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आ जाते हैं रिवीजन की, जो इसके बाद का सेक्शन है, तो इसके बाद का स्टेप, सॉरी, हायर कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी धारा है और किस तरीके से काम होगा, तो रिवीजन के सेक्शन समझ लीजिए। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या इस पे गाइडलाइन जारी करी। बीएनएसएस की धारा 435 हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में रिवीजनल पावर देता है, ठीक है। बीएनएसएस की धारा 435 के तहत हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की रिवीजनल पावर को डिटेल में समझाता है, बताता है कि उनके पास पावर है रिवीजन के लिए। बीएनएसएस की धारा 438 इलीगल या इम्प्रॉपर ऑर्डर में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, ठीक है। बीएनएसएस की धारा 440 रिवीजन में दोबारा एविडेंस को नहीं लिया जाएगा, जो लगे हैं अब उनमें ही काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें ग्राउंड देंगे ना कि इस आधार पे हमें लग रहा है कि ये ऑर्डर हमारे हक में नहीं है, तो उस आधार पे फैसला होगा, ठीक है, रिवीजन किया जाएगा। अब रिवीजन कब करें? जब अपील का ऑप्शन ना बचे, या इंटरिम या प्रोसीजरल ऑर्डर हो चुका हो, या जुडिक्शनल एरर हो,
ये तीन चीजें आपको पहले दफा समझनी है। अपील का ऑप्शन ना बचा हो, इंटरिम या प्रोसीजरल ऑर्डर हो गया हो, या जुडिक्शन की एरर यानी क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला पर ऑर्डर किया गया हो, तो वहां पर अब बात समझ लीजिए, रिवीजन में फुल ट्रायल नहीं होता। जैसे आप पहले आपका केस आएगा तो ट्रायल होगा, तो इस तरह रिवीजन में फुल ट्रायल नहीं होता। उस पर सीधे सीधे देखा जाता है, उसको रिवाइज किया जाता है कि जो ऑर्डर पास हुआ उसमें मिस्टेक कहाँ पे की गई है, उसकी ग्राउंड दिए जाते हैं। तो अपील जो है, ऑर्डर अगर कानून के खिलाफ है तो फिर रिवीजन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन रेट पिटीशन की तरफ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, रेट पिटीशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कर सकते हैं। रेट का क्या मतलब होता है? लेख बोलते हैं हिंदी में। तो आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम हाई कोर्ट में रेट फाइल कर सकें, और आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल कर सकें। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट रेट क्या होती है। सबसे पहले सर्शियरी रेट यानी कि उत्प्रेषण रेट, गलत ऑर्डर को रद्द करने के लिए जो फाइल की जाती है, ये वो रेट है। दूसरी आती है मैंडेमस रेट यानी परमादेश रेट, इसको हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, यानी अथॉरिटी के कर्तव्य को निभाने का आदेश पारित करती है, ठीक है। तीसरी आती है प्रोहिबिशन रेट यानी प्रतिषेध रेट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, यानी 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट में, तो जहां पर ये प्रोहिबिशन रेट आप ये सारी रेटें फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टेप ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं कि आपने लोअर कोर्ट ने फैसला किया आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ठीक है। तो इसका काम क्या है? गलत कोर्ट और अथॉरिटी को वहीं पे रोकना कि आप गलत फैसला दिया है, गलत चीज किया है आपने, आपके आदेश को वहीं पे रोक दिया जाता है, निरस्त किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है रेट कब करें, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का जब उल्लंघन, सबसे पहली बात, या फिर बिना अथॉरिटी के ऑर्डर कर दिया गया हो, मतलब कि जुडिक्शन के बाहर था, ऑर्डर कर दिया, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहे हो किसी के, यानी जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उनको प्रभावित किए जा रहे हो, तो उस कंडीशन में, फंडामेंटल राइट्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अपील और रिवीजन जो है वो इनइफेक्टिव है, यानी अपील से भी रिलीफ नहीं मिला, रिवीजन से भी रिलीफ नहीं मिला। अब रिट ही आखिरी रास्ता बचता है, तो फिर रिट में जाएंगे, ठीक है। रिट जो है वो राइट नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, राइट नहीं, ठीक है। जब ऑर्डर ही असंवैधानिक हो तो फिर रिट पे ही जाया जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए का कंबाइंड इस्तेमाल। सबसे पहला बीएनएस की बात करते हैं। ऑफेंस की सही डिफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस जो हुआ है उसकी सही डेफिनेशन होना जरूरी है। पनिशेबल प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कानूनी संदर्भ में, पनिशमेंट प्रोपोर्शनल यानी दंडात्मक अनुपातिकता होने का अर्थ है सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। इसमें अपराध और सजा में संतुलन स्थापित किया जाता है। ये डॉक्ट्राइन मैं आपसे बता रहा हूं, जो मैंने अभी इससे पहले आपसे बताया, तो बता रहा हूं। कोर्ट जब किसी को सजा सुनाता है वो दो मुख्य चीजों को स्केल करता है। सबसे पहले अपराध की गंभीरता यानी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, अपराध कितना क्रूर था, क्या वह पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड था, समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है फ्यूचर में। दूसरा, दोष की परिस्थिति, क्या अपराधी पहली बार जुर्म कर रहा था, हालात क्या थे जो उसने जुर्म किया, या उसकी उम्र क्या थी। यानी गलत ऑफेंस तो फिर ऑर्डर कमजोर, वहां पर फिर ऑर्डर कमजोर हो जाता है। वहां पे आपके लिए सारे रास्ते खुले रेट के लिए, ठीक है, रेट के लिए, रिवीजन के लिए सारे रास्ते खुले। अब बीएनएसएस में आ जाते हैं। सबसे पहला, फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई या न्यायोचित विचारण अगर नहीं हुआ तो। इसका अर्थ केवल एक अदालत में पेश होना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, भेदभाव रहित और मानवीय हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई को एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है, यानी फंडामेंटल राइट माना गया है निष्पक्ष सुनवाई को, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। सुनवाई का अधिकार, ये धाराएं मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तो पहला जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। ये हर जगह का प्रावधान है, ये आप समझ लीजिए, चाहे आप सिविल कोर्ट में हो, चाहे क्रिमिनल में हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट में हो, और चाहे मोटर व्हीकल एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो जिसमें आपको बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। न्याय में तेजी के लिए बीएनएसएस ने सुनवाई के लिए सख्त समय सीमा, जैसे आरोप तय करने के लिए 60 दिन और फैसला सुनाने के लिए 30 से 45 दिन तय की है, ताकि सुनवाई का अधिकार केवल कागजी न रह जाए, ठीक है, ताकि वो उसमें थोड़ी सी तेजी आए, क्योंकि आप भी जानते हैं कितने लाख केस पेंडिंग पड़े। ये जो ऑर्डर शेकी है, प्रोसीजर होता है, मतलब ऑर्डर शेकी अगर उन्होंने कर दी, यानी कानूनी औपचारिक भाषा में इसको अगर समझें तो एक ऐसा आदेश पारित कर दिया जो कमजोर, अस्थिर और दोषपूर्ण है, तो आप इन ऑप्शंस में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, रिट में जा सकते हैं। आपको स्टेप मैंने बता दिए। बीएसए की धारा पर बात कर ले, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो एविडेंस इग्नोर कर दिया गया हो अगर, या मिसरीड किया गया हो, या फिर दूसरा पॉइंट, इन
एडमिसिबल एविडेंस पर रिलायंस कर लिया गया हो, यानी कि वे सबूत जिन्हें कोर्ट रिकॉर्ड पर लेने पर विचार करने की अनुमति नहीं देता, उस पर भरोसा कर लेना या उसको आधार बना करके या उस पर निर्भर होकर के कोई फैसला दे देना। तो ये इस बेस पे भी आप रिवीजन और अपील पर और रिट पे जा सकते हैं। ठीक है, गलत एविडेंस का मतलब यह है कि ऑर्डर जो है वो स्टेबल नहीं, टिकाऊ नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। लास्ट में आ जाते हैं, बात करते हैं कॉमन मिस्टेक। अपील की जगह रिवीजन आपने फाइल कर दिया, लिमिटेशन मिस हो गई, ठीक है, रॉन्ग फोरम में आपने फाइल कर दिया, रिट को शॉर्टकट समझने की गलती, जिसमें मैंने आपको बताया ना, हर चीज कदम बाय कदम होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। आप सीधे पहाड़ नहीं चढ़ जाओगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही कानून को फॉलो करना पड़ेगा। गोल्डन लाइन ये है कि गलत रेमेडी सही केस को भी मार देती है। गलत रेमेडी, समझ में आ रही बात आपको? ये नहीं कि आप, मैंने आपसे पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में कि गलत रेमेडी आपने चूज कर ली कि अपील की जगह रिवीजन या रिवीजन की जगह रेट, तो फिर समझ लीजिए वो सही केस को भी मार देगी, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर आपको गलत लगे तो डरिए मत, लेकिन बिना समझे कदम भी मत उठाइए। किसी बेहतरीन वकील से जो उसकी नॉलेज रखता हो इन सारे स्टेप्स की, तो उससे बात करें और अब आगे का प्रोसीजर उसी हिसाब से करें। आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैट पे मुझसे सलाह ले सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा मामला है तो मैं भी आपके लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब जो फाइनल रूल है वो मैं आपसे बता देता हूं। तो फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, लीगल एरर है अगर तो रिवीजन में जा सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है तो रिट में जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में ऑर्डर टाइप करें और अपने सवाल पूछें मुझसे, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो, क्योंकि गलत ऑर्डर के चलते बहुत लोग सफर कर रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं रियल केस एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं एडवोकेट फरहान अख्तर आपसे विदा लेता हूं। तो हैव अ ग्रेट डे।